वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं और फैक्टराइजेशन में हमने अब तक दो मेथड सीखे। तो सबसे पहला मेथड था टेकिंग कॉमन या कॉमन फैक्टर मेथड, उसको जो भी कहें, इसका कोई फिक्स नाम नहीं होता। इस मेथड को सिर्फ याद रखने के लिए हमने नाम रखा है कॉमन फैक्टर मेथड। ये मेथड मैंने बताया था कि सबसे अहम मेथड है, यही मेथड फैक्टराइजेशन का मेथड है, या इसके अलावा दूसरा अगर कोई मेथड है तो फार्मूला का है। लेकिन जब कॉमन फैक्टर मेथड कामयाब नहीं होता या किसी सवाल के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता तो फिर हम सवाल को प्रिपेयर करते हैं, सवाल को प्रोसेस करते हैं, और वो मुख्तलिफ तरीके हैं प्रोसेस करने के, और फिर हम उस सवाल को कॉमन फैक्टर मेथड से ही फैक्टराइज करते हैं, और लेकिन सिर्फ उसके लिए पहले प्रिपरेशन की जाती है। सो आई एम जस्ट टेकिंग ए क्विक रिव्यू और फिर हम अपने आगे के एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले सिर्फ मेथड बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला मेथड जो हमने देखा वो था कॉमन फैक्टर मेथड या टेकिंग कॉमन फैक्टर, जो चाहे कहें इसको, ठीक है, कॉमन उसके बाद में दूसरा मेथड जो था, अगर कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं है, आपके पास जितनी भी टर्म्स हैं आपको उसमें सब में कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही, तो सेकेंड अप्रोच जो हमें सोचनी चाहिए वो ग्रुपिंग की है कि आप कॉमन ही लेंगे, लेकिन कॉमन इस तरह लेंगे कि ग्रुपिंग के बाहर कॉमन लें, पूरी टर्म में ना आए, ग्रुपिंग में आए। ये दो मेथड हमने अब तक सीखे हैं और उसके बाद में फिर आपने वही कॉमन फैक्टर मेथड अप्लाई करना है। ओके, नाउ इसके बाद जो तीसरा मेथड है वो है मिडिल टर्म पार्ट्स। जब हम ग्रुपिंग भी पॉसिबल नहीं होगी तो फिर हम थर्ड मेथड की तरफ जाएंगे। एनी हाउ मैं इस पर इसको डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे इस मौजू पे। लेकिन मुझे उसकी दो तीन वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है इसके अंदर कि क्लास 9th में इस मेथड को, जो तीसरा मेथड है मिडिल टर्म पार्ट्स, उसको डिस्कस नहीं किया गया ज़्यादा। लेकिन जितनी डेप्थ में इन दोनों मेथड के सवालात को डिस्कस किया गया वो भी बिल्कुल एम्पल नहीं है, काफ़ी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन के 6-7 पार्ट करने से कोई भी बच्चा किसी एक मेथड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, वो मास्टरी नहीं पैदा कर सकता। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइजेस तैयार की हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, और हम लेसन के आखिर में, इस लेसन के आखिर में ये दोनों एक्सरसाइजेस वीडियो के अंदर लगा देंगे, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं पॉज करके। सबसे पहली एक्सरसाइज तो यही है जो कि मैंने बनाई है कॉमन फैक्टर मेथड के लिए। इसके अंदर मैंने कुछ मुश्किल से और चैलेंजिंग सवाल भी डाले, और मैं इसी एक्सरसाइज में से कुछ सवाल आपको करके भी दिखाऊंगा। इसी तरह से दूसरी एक्सरसाइज है दैट इज ग्रुपिंग मेथड के लिए। इसमें भी कुछ सवाल थोड़े मुश्किल हैं जिसमें आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। ग्रुपिंग मेथड की जो सबसे बड़ी ब्यूटी भी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है वो ये है कि इसमें आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ सकता है। ये नहीं होगा कि आपने सवाल शुरू किया तो सवाल हल हो जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं होती। आप सवाल शुरू करते हैं और समटाइम आपको एंड में पता चलता है कि ये मेथड नहीं चल रहा, तो फिर आपको टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ सकता है। ट्रायल क्या है, इसमें कोई मेथड में ऐसी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ सकता है, और फिर हम कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ सवाल हल कर रहा हूँ कॉमन फैक्टर मेथड के किसी एक्सरसाइज में से, ठीक है, और फिर वो आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे बाद में। सो दैट इज कॉमन फैक्टर मेथड। मैं कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो हैं उनमें से कुछ सवाल हल करूंगा, सारे सवाल नहीं हल करूंगा यकीनन। इसमें से इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं पहले भी, तो मैं पहले एक सवाल हल करूँ, सवाल का नंबर नहीं बताऊंगा कौन सा सवाल है, ताकि आप लोग दोबारा जब करें तो उसे पूरा करें। आप ये मत देखिएगा कि सवाल आपको पहले करवाया गया है या नहीं करवाया गया, ठीक है। तो मैं एक सवाल हल कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा, वो है, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि आप लोगों को मालूम है कि इस एक्सरसाइज के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, लेकिन जब हम तमाम मेथड सीख लेंगे तो फिर हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें सवालात मिक्स होंगे, आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आप इसको किस मेथड से हल करेंगे।
देखिए ये सवाल है आपके सामने, आपको इसे फैक्टर्स बनाना। कभी भी याद रखें जो सवाल आपको मिलेगा उसमें कभी भी कोई मेथड का नाम नहीं लिखा होगा। इंस्ट्रक्शन क्या होगी, याद रखें सवाल की इंस्ट्रक्शन जब तक हम नहीं समझेंगे हम किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हम कभी भी दावा नहीं कर सकते कि हमें मैथ्स में कुछ समझ में आ गया है। तो याद रखें जब भी सवाल होगा फैक्टराइजेशन का तो उसमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन होगी, एक ही वर्ड होना चाहिए, इसके अलावा सब बेकार होता है, वो है फैक्टराइज। हाँ इसकी स्पेलिंग पे ज़रूर इख्तिलाफ हो सकता है। फैक्टराइज ये फैक्टराइज या रिजॉल्व, इसी बात को अगर हम फर्दर एलॉबरेट करके लिखना चाहें तो कुछ कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। ठीक है, मैंने अपने 40 साल कैरियर में फैक्टराइजेशन के सवालों में इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देखी। ये बेसिक चीज़ें जो आपको देखनी है, या कहा जाएगा रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, सॉरी, या फैक्टराइज। स्पेलिंग में इख्तिलाफ हो सकता है, मैंने ये ब्रिटिश स्पेलिंग लिखी है, अमेरिकन स्पेलिंग में एस की जगह जेड होता है, लेकिन दोनों सही हैं। हम कोई अंग्रेज़ी सीख नहीं रहे हैं इस वक्त, तो इससे हमें स्पेलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं, सवाल में लिखा है फैक्टर्स बनाइए, ये नहीं कहा कैसे बनाइए। अब हम क्या करेंगे, हम अपने लॉजिक से चलेंगे, मेथड से चलेंगे। मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढिए। कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए क्या करना है, ये मैं स्टेप्स लिखवा चुका हूँ। सबसे पहला काम, काउंट कीजिए टर्म्स कितनी है इसमें, सबसे पहला काम। ठीक है, और टर्म्स को काउंट करने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें ये ब्रैकेट्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा ये पूरी की पूरी एक ही टर्म बन चुके हैं, ये भी पूरी की पूरी एक ही टर्म बन चुकी है, और इनके दरमियान में प्लस का साइन है, लिहाजा इसमें दो ही टर्म्स हैं। ये फैक्टर्स हैं, ये ऑलरेडी फैक्टर्स हैं, 5h इन दिस ब्रैकेट, ये फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स जो है वो एक ही टर्म होते हैं, लिहाजा कितनी टर्म्स है इसमें, दो टर्म है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, काउंट द टर्म्स, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स गिवन एक्सप्रेशन में। ये एक ऐसी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट टू रिकॉल। हमने टर्म्स काउंट की, तो टर्म्स हमें मिली, इसमें दो टर्म्स हैं। टर्म्स हमें क्या बताती है, अच्छा इस मेथड में टर्म हमें दो हैं, तो ये दो का वर्ड हमें क्या बता रहा है, दो का अदद हमें बता रहा है कि इसमें सिर्फ कॉमन लेने का मेथड ही अप्लाई हो सकता है, याद रखिए। ठीक है, इस मेथड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी टर्म्स होनी चाहिए। टेकिंग कॉमन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दो भी हो सकती है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। तो लिहाजा टर्म्स को काउंट करके, लेकिन तो टर्म्स को काउंट क्यों कर रहे हैं, जबकि टर्म्स की काउंटिंग से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता इस मेथड पे। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है। तो मैंने ग्रुपिंग के लिए बताया था कि कम से कम 4 टर्म्स होनी चाहिए, लिहाजा ग्रुपिंग तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, वो तो वैसे ही आउट हो गया। उसके अलावा मिडिल टर्म पार्ट्स के लिए 3 टर्म्स चाहिए होती हैं, और ग्रुपिंग के लिए 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं, लेकिन एनी हाउ इस वक्त उनमें से कोई भी मेथड पॉसिबल नहीं है ऐसे। लेकिन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन टर्म कहाँ से कहाँ तक है और दूसरी टर्म कहाँ से कहाँ तक है, ताकि हम डिसाइड कर सकें उनमें कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद हैं। नाउ अब देखिए इस टर्म में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखिएगा। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, इसको लिखा नहीं जाता इसलिए मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ। इसमें एक फैक्टर है 5, ठीक है, एक फैक्टर है h, और एक फैक्टर है ये ब्रैकेट, जो भी है ब्रैकेट के अंदर एक फैक्टर है। दूसरे में देखिएगा ये टर्म, इसके अंदर क्या है, 10 लिखा हुआ है। 10 का क्या मतलब है, 2 टाइम्स 5, दो फैक्टर है 10 में, 2 और 5। उसके बाद में क्या है, k है, उसके बाद में ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट एक अलहदा फैक्टर है। हम सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए मैंने ये चीज़ इस तरह की कि ये मेंटल मैथ्स में होना चाहिए, ये काम आपको सोच के करना है, ये काम
आपको शो नहीं करना है, लेकिन अगर आप इसको शो करते हैं तो इसे कोई गलती नहीं मानेगा। ये गलती नहीं है, लेकिन ये सोचा जा सकता है कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, ये प्लस का साइन भी मैंने लगा दिया बीच में। अब ढूंढना है कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए इस चक्कर में आपको देखने चाहिए, ये चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। देखिए कॉमन फैक्टर एक तो 5 हो गया, ये एक 5 हो गया। यहाँ पे h है, यहाँ पे k है, कॉमन नहीं है। ब्रैकेट को देखिए, ब्रैकेट सेम है। अगर कॉमन फैक्टर x + 3y है, ये भी x + 3y है, तो ये भी तो एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो कॉमन फैक्टर क्या निकला? 5 एंड दिस ब्रैकेट। ठीक है, अब इन स्टेप्स को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और मैं वापस जा रहा हूँ अपने एक्चुअल प्रोसेस पे। इनमें से कॉमन है 5 एंड x + 3y, ये आ गया कॉमन। ये ब्रैकेट जो है ये एक फैक्टर है और ये फैक्टर कॉमन आ गया। अब बचेगा क्या? इसमें 5 भी कॉमन जा चुका है, ये ब्रैकेट भी यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो बचेगा क्या? h। इसको दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें लिखेंगे h। यहाँ पर क्या बाकी बच रहा है? 5 भी कॉमन जा चुका है और ये वाला ब्रैकेट भी कॉमन जा चुका है। तो क्या बचा? 2nk। 2nk का क्या मतलब है? 2k। ये फैक्टर्स हो गए गिवन एक्सप्रेशन के। अब सवाल उठेगा कोई कितने फैक्टर्स हैं इसमें? सोचना चाहिए, एक्स्ट्रा थिंकिंग किया करें। इसमें एक तो मुझे 5 नज़र आ रहा है, एक मुझे ये ब्रैकेट नज़र आ रहा है और ये तीसरा ब्रैकेट। इस तरह इसमें 3 फैक्टर्स हैं जो विजिबल है। ठीक है, और मज़ीद इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है। 1 को भी इनके फैक्टर्स में काउंट किया जाता है, मैं कह चुका हूँ, लिहाजा हम 1 को काउंट नहीं करेंगे, वो तो हर एक के फैक्टर में शामिल हो जाता है ना। ये फैक्टर्स बन गए। ये जो स्टेप मैंने लिखा है ये टोटली एक्सप्लेनेटरी स्टेप है, इसको आपने नहीं शो करना, इस एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप उलझ गए हैं, आपको लगता है आपसे गलत हो जाएगा, तो फिर आप बेशक कीजिए इस स्टेप को और दिखा दीजिए, कोई हर्ज नहीं। इसको कोई बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन ये काम आपको मेंटली करना चाहिए। ठीक है, तब आप जब ये मेंटली करने लगेंगे तब माना जाएगा कि आपको ये प्रोसेस आ गया है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई और सवाल ऐसा जिसमें कि मैं आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है? सो लेट्स सी दिस। मैं एक सवाल लिख रहा हूँ और मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। मैं इस एक्सरसाइज के सवाल को एज इट इज़ नहीं ले रहा, ताकि आप लोग इसको करें खुद से, अपनी सोच से। ना, इस तरह के भी सवाल होते हैं। करने का तरीका क्या है? सबसे पहला काउंट दी टर्म्स। काउंट करने को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काउंट करने से हमें 2 फायदे होंगे। एक तो मेथड डिसाइड कर सकते हैं, और दूसरा जो भी मेथड आपको करना है आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टर्म्स हैं, सेपरेटली उनको पहचान सकें आप। तो देखिएगा ये ब्रैकेट है, इस पर स्क्वायर भी लगा हुआ है, ये एक टर्म हो गई। और ये दोनों ब्रैकेट जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, दे आर द पार्ट ऑफ अ सिंगल टर्म। तो ये पूरे की पूरी माइनस ये ब्रैकेट एक टर्म है। टर्म्स आइडेंटिफाई हो गई। अब सवाल उठता है कि जनाब कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अब देखें ये जो टर्म है इस पर लिखा हुआ है x + 2y का होल स्क्वायर। तो इसमें जो 2 फैक्टर हैं वो दोनों हैं। तो ये 2 हमें पावर 2 या एक्सपोनेंट 2 हमें क्या बता रहा है कि इसमें 2 फैक्टर्स हैं और दोनों सेम हैं, तभी हमने उस पर स्क्वायर लगा दिया। और यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, एक है 2x + 3y और एक वही है x + 2y। क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? सो एक्चुअली ये 2 फैक्टर्स हैं, तो याद रखें यही कॉमन है, ये कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन ये x + 2y के इस टर्म में 2 फैक्टर्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे भी 2 फैक्टर, लेकिन दोनों डिफरेंट फैक्टर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा उन पर स्क्वायर नहीं लगाया हमने। सो अब जब हम कॉमन लेने की बात करेंगे तो कॉमन कौन सा फैक्टर आएगा?
ये वाला ब्रैकेट x प्लस 2y, यहाँ से भी ये वाला ब्रैकेट कॉमन आएगा। लेकिन याद रखें मैं इसको अलग अलग करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये दो फैक्टर्स हैं, x प्लस 2y हमने कॉमन ले लिया। अब जब इसमें से कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचेगा? अब सवाल नॉर्मल तरीके से करेंगे तो इसके अंदर ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है। आमतौर पे जब इस तरह से सवाल लिखे जाते हैं तो लोग कर लेते हैं माइनस का साइन आ गया फिर ये ब्रैकेट आ जाएगा, कि प्लेन ब्रैकेट है या सिंपल पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस नहीं लगाना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रैकेट्स की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। नॉर्मली हम फैक्टर सवाल में भी ये दिया गया है, पैरेंथेसिस दिए गए तो हमने उसी को इस्तेमाल करना है। लेकिन जब एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हमारे पास ब्रैकेट्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, और उनकी जो टाइप्स हैं उसमें कोई ख़ास मैथमेटिकल डिफरेंस नहीं है। देखिए ये पैरेंथेसिस है और ये ब्रेसेस हैं और ये ब्रैकेट्स हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क इनमें सिर्फ शक्ल का है। मैथमेटिकली तीनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। इनके बाद टॉपिक्स के अंदर इनके इस्तेमाल अलग अलग होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को इसमें शो किया जाता है, सेट्स को हमेशा ब्रेसेस में शो करते हैं, वेक्टर्स को हमेशा ब्रैकेट्स में शो किया जाता है। लेकिन ये अलजेब्रा है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ ब्रैकेट ला रहे हैं, दो ब्रैकेट एक ही जैसे आ रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। आई नीड डिफरेंट ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट लें? लोग कहते हैं इससे बड़ा ब्रैकेट ये होता है, लेकिन इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं होता, याद रखिए। कोई भी ब्रैकेट बाहर हो सकता है, कोई भी अंदर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट को, जो मुझे फैक्टराइजेशन के लगाना था, मैं उसके बजाय इस ब्रैकेट को लगा देता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही ब्रैकेट आ रहा है। यहाँ जो है, जो फैक्टर बच रहा है वो पूरे का पूरा x प्लस 2y है। हम उसे अलग अलग नहीं लिख सकते, हमें उसे ब्रैकेट के फॉर्म में ही लिखना है। यहाँ से भी x प्लस 2y कॉमन चलाएगा तो ये ब्रैकेट बाकी बच रहा है, तो हमें इसे ब्रैकेट में ही लिखना है। अब चूंकि ब्रैकेट ऑलरेडी ये पैरेंथेसिस आ रहा है, तो उसके हमने जो फैक्टर के तौर पे, कॉमन फैक्टर के तौर पे हमने जो चीज़ यहाँ लिखनी है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ये ब्रैकेट क्यों ले रहे हैं? मेरी मर्जी, इसमें आपकी मर्जी। आप चाहे तो ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिए। ब्रैकेट्स में सिर्फ शक्ल का फ़र्क है ना। अब हमें यहाँ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं, अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, खोल देंगे, चूँकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है और सिंप्लीफिकेशन मुझे पॉसिबल लग रही है। अभी मैं ब्रैकेट को ऐसे ही रख रहा हूँ, इसे खोलेंगे, इसके बाहर यहाँ प्लस का साइन ही हो जाएगा, x प्लस 2y। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ये साइन अंदर के साइंस के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 2x है, ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? माइनस 2x। वो 2x का साइन प्लस था, प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से, माइनस हो जाएगा। फिर यही माइनस का साइन इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस टाइम्स प्लस इज माइनस। अब चूंकि इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है, हमने सिर्फ ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया, अब एक यही ब्रैकेट है। अब हम चाहें तो नॉर्मल अपना पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं, अब हमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हमें अभी करनी है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए अब आप लोग क्लास 7 में या 6 में तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि x के साथ x को लिखो, y के साथ y को लिखो, फिर सिंप्लीफाई करो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस x है और माइनस 2x है, क्या बन जाएगा? माइनस x। और ये प्लस 2y है और माइनस 3y, ये क्या बन जाएगा? माइनस y। एक्चुअली दो फैक्टर्स बन चुके हैं, काम खत्म हो चुका है, सॉल्व। ठीक है, अगर आप सवाल को यहाँ छोड़ते हैं इस स्टेज में तो इसको बिल्कुल मुकम्मल माना जाएगा। मैं इस सवाल को कतई तौर पे किसी किस्म की गलती इसमें काउंट नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको मैथमेटिशियंस, मैथ्स के टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को कर देनी चाहिए। वो गलती क्या है और वो क्यों है? उसको गलती तो नहीं कहेंगे, एक कमी रह जाती है। वो कमी क्या है कि जब भी हम फैक्टर लिखें तो फैक्टर के अंदर जो पहली वाली टर्म हो, जैसे यहाँ x है तो x का कोई साइन मैंने शो नहीं किया है, तो यहाँ x का साइन क्या है? प्लस है। लेकिन यहाँ पे x का साइन माइनस है। तो दो तरीके हो सकते हैं। मुझे यहाँ प्लस चाहिए,
अगर ये वाली टर्म प्लस में है तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, इसको यहाँ लिख दूंगा। साफ समझ लीजिए इस बात को कैसे कह रहा हूँ मैं। सपोज कि ये अगर इस तरह से होता माइनस एक्स और प्लस वाई होता, तो हमारी कोशिश होती कि इस माइनस को यहाँ ना लिखें, यहाँ पॉजिटिव टर्म लेके आ जाए। तो इस तरह क्या होता, फिर ये बन जाता वाई माइनस एक्स, ये प्लस वाई था यहाँ आ जाता। लेकिन यहाँ इस मसले का हल नहीं निकलता, इसलिए कि ये दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं। अगर दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं तो फिर हम क्या करेंगे? सो लेट्स सी दिस प्रोसेस कि हम यहाँ क्या करेंगे। कि दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो क्या किया जा सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी है? तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं और दोनों में माइनस का साइन है, तो इस माइनस का साइन का कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा, माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा तो दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये माइनस का साइन जाएगा कहाँ पे? इनके दरमियान तो नहीं आएगा ना। दरमियान में आएगा तो फैक्टर्स रहेंगे नहीं, तो दो अलग अलग टर्म्स बन जाएंगी। अगर मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, समझ लीजिए, तो अगर मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया और मैंने इसी के साथ लिख दिया तो ये सवाल गलत हो जाएगा। दिस इज एन एरर कि मैंने माइनस का साइन यहाँ लिख दिया कि भाई इनमें से मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया है, लेकिन वो कॉमन लेने से ये सवाल गलत हो जाएगा। क्या गलती आ गई कि माइनस का साइन अगर दरमियान में आ जाएगा तो फिर तो ये दो अलग अलग टर्म्स हो गई, ये फैक्टर्स ही नहीं रहे। फैक्टर्स हमेशा एक टर्म होती है, जैसे ये एक टर्म है। तो क्या करना है, ये माइनस का साइन हमने कॉमन तो लिया इन दोनों में से, लेकिन जाएगा कहाँ? उसे दरमियान में नहीं लगाना है। फैक्टर्स तो तभी होते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहे हो। अगर वो माइनस हो रहा है तो फैक्टर ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा, इस माइनस के साइन को एक्चुअली हमें यहाँ नहीं लगाना बल्कि हमेशा शुरू में लेके जाना है। तो ये माइनस का साइन क्या होगा, माइनस का साइन यहाँ आएगा, इस जगह पे, यहाँ नहीं आएगा। ये नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन लिया हमने, लेकिन लगाएंगे कहाँ? शुरू में, ताकि फैक्टर्स जो है उनके दरमियान में कोई साइन ना हो, ये मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो ये इस तरह से फैक्टर्स बन गए नेगेटिव x प्लस 2y टाइम्स x प्लस वाई। दैट वाज अ गुड एग्जाम्पल। मैंने चेंज कर दी थी किताब में, आपके इस एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखेंगे, मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूँ उसमें से। अब इसके अलावा इसमें कोई ऐसे ख़ास सवाल हैं नहीं, यही टाइप है जो कि आपको आनी चाहिए, या मैं समझता था कि आपको आनी चाहिए थी। एक सवाल मैं कर रहा हूँ उसके अंदर से, और जो थोड़ा सा और घुमाने फिराने के लिए कह रहे थे, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है मैंने इसमें आपको, तो उस तरह का एक सवाल या वो सवाल मैं करूँगा। द ओनली पर्पज इज कि आप थोड़ा सा सोचें। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, I need it. ओके, देखिए अब ये सवाल कैसा है। ठीक है, इसी तरह का सवाल आपको आपकी इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा। ठीक है, वो हम, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया है ताकि आप लोगों के पास जो काम हो डुप्लीकेट ना हो। देखिए तरीका, काउंट करें टर्म्स कितनी है। ये माइनस का साइन बता रहा है कि इसमें दो टर्म्स हैं। ठीक है जी, दो टर्म्स हैं। अब दोनों टर्म्स में फैक्टर्स ढूंढिए। यहाँ लिखा है 6, देखिएगा 6 का क्या मतलब है, 2 टाइम्स 3, ये तो 2 ही है, n टाइम्स x ऑल्सो, और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को मैं फिर बात नहीं लिख रहा हूँ, ये है 2 टाइम्स y। ब्रैकेट को क्यों नहीं लिख रहा हूँ? ब्रैकेट इज अ प्रॉब्लम है। ब्रैकेट है 3m माइनस n, ये वाला। जबकि इस ब्रैकेट को देखो तो ये इससे मुख्तलिफ है, ये सेम फैक्टर नहीं है, ये है n माइनस 3m।
फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि यहाँ पे जो 3m है इसका साइन पॉजिटिव है, जबकि इस ब्रैकेट में इस टर्म का साइन नेगेटिव है। यहाँ पे n नेगेटिव है जबकि यहाँ n पॉजिटिव है। क्या करेंगे? क्या किया जाए? ओके, अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि हम इसमें से अगर माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये n पॉजिटिव हो जाएगा और 3m नेगेटिव हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट सेम हो जाएगा, माइनस का साइन कॉमन होकर यहाँ आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक माइनस का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो क्यों ना मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ। तो क्या होगा, ज़रा मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। ये है -2y टाइम्स n-3m। मैं इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है इसको माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस का साइन कॉमन भी ले लूँगा। क्या होगा देखिए, माइनस इंटू -2y यहाँ बाहर, और ब्रैकेट में क्या होगा, ये दोनों टर्म माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये बन जाएगा +3m और -n। ये बता चुका हूँ कि ब्रैकेट में कोशिश की जाती है कि जो पॉजिटिव टर्म है उससे पहले लिखें। पहले जो 3m नेगेटिव, n पॉजिटिव था लिहाजा पहले लिखा हुआ था, अब चूंकि 3m पॉजिटिव हो गया उससे पहले लिख दिया और n नेगेटिव है उसको बाद में लिख दिया। अब ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये काम आपको मेंटली करना पड़ेगा, ठीक है। आप करना चाहें तो रफ में करके देख लीजिए। तो मैं माइनस का साइन इन दोनों में से कॉमन लेकर यहाँ ला रहा हूँ, जो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस बना देगा। तो ये क्या बन गया, 6x 3m माइनस n एंड दिस इज नाउ +2y। ये माइनस के साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और माइनस के साइन से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 3m माइनस n। अब ये सवाल बिल्कुल आसान हो गया, ये सवाल पहले जैसे ही हो गया। सबसे पहला सवाल मैंने जो हल किया था, ब्रैकेट भी कॉमन फैक्टर है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 मौजूद है, ये 2 टाइम्स 3 है, x कॉमन नहीं है, लिहाजा आप कॉमन फैक्टर ढूंढें। तो इस टर्म में मुझे जो कॉमन नज़र आ रहा है वो इन दोनों में, इसमें भी है, इसमें भी 2 कॉमन है, x कॉमन नहीं है, यहाँ 3 बचेगा, और ये ब्रैकेट कॉमन है 3m माइनस n। अब बचेगा क्या, इस टर्म में से हमने 2 फैक्टर निकाल लिए, एक तो 2 निकाल लिया और ये ब्रैकेट निकाल लिया। 6 में से 2 निकलेगा तो 6 में से 2 को माइनस नहीं करना है, 6 का मतलब है 2 3 6, तो 2 फैक्टर हमने निकाल लिए, तो कौन सा फैक्टर बचेगा, 3। ये सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 और क्या रह जाएगा, x। आप देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये चीज़ आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x 6x टाइम्स दिस ब्रैकेट, प्लस का साइन है, ये आ गया। अब कॉमन है, यहाँ से हमने 2 था वो कॉमन ले चुके हैं, ये ब्रैकेट हम कॉमन ले चुके हैं, ये 2 फैक्टर कॉमन जा चुके हैं यहाँ पे, तो बचेगा क्या, सिर्फ y। साइन का इशू तो हम पहले ही रिजॉल्व कर चुके थे, लिहाजा इस सवाल में साइन का इशू नहीं आएगा। सो ये टेकिंग कॉमन का मेथड है, इसे बहुत ज़्यादा लाइटली आपकी किताब में हैंडल किया गया था, और मैं इस फैक्टराइजेशन को मैथ्स का कम से कम इंटरमीडिएट तक मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझता हूँ। आपको इसके अंदर जितनी भी प्रैक्टिस करनी पड़े करें, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। ये वो प्रोसेस है फैक्टराइजेशन, नॉट दिस ओनली मेथड, ये वो टॉपिक है मैथ्स का। इसमें आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे एक्सपर्टाइज बढ़ेगी। याद रखिए, जब हम छोटे थे हमें कहा जाता था कि मैथ्स इज़ विद प्रैक्टिस। शायद मैथ्स और हॉकी के लिए ये बात कही जाती थी कि ये प्रैक्टिस से अच्छे होते हैं, क्रिकेट बाय चांस एंड हॉकी विद प्रैक्टिस। लेकिन याद रखें, आई डू नॉट बिलीव इन दिस ओल्ड स्टेटमेंट और या ओल्ड सेइंग कि मैथ्स इज़ विद प्रैक्टिस। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। मैथ्स का प्रैक्टिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैथ्स का ताल्लुक़ है समझने से, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से, सोचने से। जितना करके आप सोचेंगे उतना ज़्यादा मैथ्स आएगा। लेकिन वाहिद ये टॉपिक है फैक्टराइजेशन, जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप उसके एक्सपर्ट होंगे। जैसे कि अरिथमेटिक है, आई विल नेवर से कि इसकी प्रैक्टिस करते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही चीज़ को बार बार करते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो प्रोसेस है।
लेकिन ये प्रोसेस के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, अंदर की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। सो इसके लिए जितने प्रैक्टिस करें उतना कम है। इसमें जब जितने एक्सपर्ट बनेंगे, आपको आगे ज़िंदगी में मैथ्स पढ़ने में उतनी आसानी होगी। ओके, इस एक्सरसाइज को मैं आपके इस लेसन के आखिर में हम पेस्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसमें कोई सवाल अगर आपको मुश्किल लगता है, आप इसके कमेंट्स देंगे हमें और हम इसको ज़रूर हल करके दिखाएंगे। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।